हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है 68वीं बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम, जो कि आपका 12 फरवरी को होने वाला है। उससे संबंधित जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हम टेस्ट सीरीज़ देखेंगे इम्तिहान के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको 150 प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो दोनों में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, वहाँ से आप लोग सेट लगा के वीडियो के माध्यम से इसका डिस्कशन के साथ साथ आंसर भी देख सकते हैं। साथ में एडिटेरिया का आज से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि शाम में हो सकता है, तो शाम में भी वीडियो आएगा, नहीं तो सुबह आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एडिटेरिया का नया सेट स्टार्ट कीजिए, तो उसे भी कर देंगे, आप लोग परेशान नहीं होइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी जो हैं भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी देश के नए महान्यायवादी जो हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से बनाए गए हैं। और इस पद पर श्री के वेणुगोपाल का स्थान उन्होंने लिया है। तो इनसे पहले के वेणुगोपाल थे और अब जो है आर वेंकट रमणी बने हैं। इस पद पर इनकी नियुक्ति जो है दोस्तों वो 3 वर्ष के लिए हुई है। कितने दिनों के लिए? 3 वर्ष के लिए। अमेरिकी ओपन टेनिस 2002 टूर्नामेंट के पुरुष एकल स्पर्धा में कार्लस अल्कराज स्पेन ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर की अगर हम बात करें तो कैसर रूड जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल स्पर्धा में कार्लेस अल्कराज स्पेन के जो हैं उन्हें हरा कर खिताब जीता है। कैस्पर रूड नॉर्वे के। वहीं अगर महिला एकल की विजेता की बात करें तो इका स्वेतेक जो हैं पोलैंड की, वो बनी है महिला एकल विजेता। और महिला एकल उपविजेता है ओस जोबियर ट्यूनेशिया की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और आशा पारेख को यह पुरस्कार 52वीं हस्ती यानी 7वीं महिला, 52वीं हस्ती यानी कि 12वें क्रम का और 7वीं महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। मानव विकास रैंकिंग 2020 के संदर्भ में औसत कथन की पहचान करें। इसमें भारत 132वां स्थान पे है। यह सूचकांक मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के स्तर पर आधारित है। इस सूचकांक में भारत का HDI वैल्यू 0.633 है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया गया। तो सभी कथन जो है वो आपका सत्य है, इसीलिए आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है। बात करें अगर हम प्रथम स्थान का, तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, जिसका ये स्कोर 0.962 है। अंतिम स्थान देखिएगा तो अंतिम स्थान पे आ जाता है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है वो आपका अंतिम स्थान पे है, जिसका रैंक जिसका स्कोर 0.385 है। ठीक है, और यह सूचकांक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। 5 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एनी एर्नॉक्स फ्रांसीसी लेखिका हैं। एनी एर्नॉक्स की 32 वर्ष की हैं ये। एनी एर्नॉक्स को यह पुरस्कार उनके साहस और पूरी तटस्थता से भावों में बहे बिना अपनी यादों के जरिए अपनी निजी अतीत में झांक कर अपनी मालिनता और मजबूरियों के खुलासे के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पाने वाली यह 17वीं महिला है। कैमे नंबर की? 17वीं नंबर की महिला हैं। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में किस राजनेता ने जीत हासिल की है? तो लुइस एनासियो लूला दा सिल्वा। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लुइस एनासियो लूला दा सिल्वा जो है अक्टूबर 2022 में संपन्न चुनावों में जायर बोल्सोनारो को पराजित करके लुइस झांझियो लूला दा सिल्वा तीसरी बार राष्ट्रपति बने, 3rd बार बने हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस
SSA जिसको बोलते हैं शॉर्टकट नेम, वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो गढ़वाल में। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष, मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह भी शामिल हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा विनिर्मित यह वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थापित की जा रही है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन पर्यटन संरक्षण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। ऑप्शन ए। पृथ्वी के सुरक्षा के लिए ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। पीएम सरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पीएम सरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष में 14,500 स्कूलों का उन्नयन और उसके लिए कुछ 27,360 करोड़ रुपए की पीएम श्री परियोजना को मंजूरी दिया है और ये घोषणा जो है 5 सितंबर 2022 को टीचर्स डे पर किया गया था। अब बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपसे इसमें कह रहा है कि इसे प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सभी विकल्प आपका जो है इसमें सही होगा, ये भी सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों को परिलांछित करने वाले 14,500 विद्यालयों को सारे देश में पुनर्विकसित किया जाएगा। तो बिल्कुल आपका सभी कथन सही है, इसीलिए आंसर ई हो जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना, वो है उत्तर प्रदेश, जो कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका की तर्ज पर एजुकेशन टाउनशिप को मंजूरी प्रदान की है। HTT40 क्या है? तो HTT40 इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। ये जो है एक बेसिक ट्रेनर प्लेन है। क्या है? एक बेसिक ट्रेनर प्लेन है। तो इसका अब मतलब हो जाएगा एक प्रशिक्षक विमान। ऑप्शन नंबर बी, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका निर्माण जो है वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और यह कम दूरी से उड़ान भरता है और इसकी चढ़ाई दर ऊंची होती है। 12 नंबर देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG किस जगह राष्ट्र को समर्पित किया गया? संगरूर में। पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इसे जर्मनी की कंपनी वर्वियो एजी, कंपनी का नाम है वर्वियो एजी द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र शुरू किए गए हैं? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 6 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने ये भी बताया था कि केंद्र न केवल उर्वरक के बिक्री के लिए बल्कि देश के किसानों में साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने के लिए भी ये तंत्र है। ठीक है। देश में हिंदी का पहला MBBS कोर्स किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो वो भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में हिंदी भाषा में MBBS कोर्स का विमोचन किया है ताकि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो हिंदी में कराने वाला पहला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विकसित और विनिर्मित कोविड से बचाव की पहली एकमात्र इंट्रानेजल वैक्सीन है? इनकोवैक की बात करें तो ये इंट्रानेजल वैक्सीन है जो कि 6 सितंबर 2022 को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा जो 18 प्लस आयु वर्ग के बच्चे 18 प्लस वर्ग के जो लोग हैं
उन्हें आपातकाल के रूप में अनुमति दे दिया है और इसे भारत बायोटेक द्वारा चिंपांजी वेक्टर्स रिकम्बिनेंट नेजल वैक्सीन के रूप में विकसित किया गया है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि वीवी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में असत्य है, कथन को पहचान करें। वह एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर के साक्ष्य खोजने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था और 2021 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मान किया गया था। तो देखिए इसमें से आपका असत्य कथन जो है वो सी है। वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। वर्ष 2000 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान मिला था। ये कथन जो है आपका असत्य कथन है। प्रोफेसर लाल 1968 से 1972 के दौरान भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर या जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वो राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी हरियाणा में है और ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा स्थल है जो कि यहाँ पे जो संस्कृति संग्रहालय बनने जा रहा है। और ये जो संग्रहालय है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 5000 साल पुरानी कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट एड्रेस वाला पहला सिटी बन जाएगा? तो वो है इंदौर। ऑप्शन नंबर इंदौर की बात करें तो आंसर नहीं है इसमें, तो ई हो जाएगा। इंदौर स्मार्ट एड्रेस वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी बन जाएगा। इसके लिए रजत जैन, पता नेविगेशन जिसको बोलते हैं, और ऋषभ गुप्ता इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और पता यानी एड्रेस जिसको बोलते हैं ने पेटेंट प्रौद्योगिकी विकसित की है और राष्ट्र के लिए एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम विकसित करने के लिए इसरो के साथ काम कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। बिहार के किस जिले से रजिस्ट्री शटल बस सेवा शुरू की गई है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? बिहार के मुजफ्फरपुर। बिहार के लोगों को उनकी ज़मीन, फ्लैट, दस्तावेज को पंजीकृत करने में मदद करने के लिए रजिस्ट्री शटल बस सेवा शुरू की गई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले पटना और मुजफ्फरपुर में हुई थी। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रतन टाटा को, न्यायमूर्ति केटी थॉमस को, कारिया मुंडा को और पीएम केयर्स फंड ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर आपका सही है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण और सौर प्रकाश कार्यक्रम किस तारीख को शुरू किया? तो ये 15 सितंबर 2022 को, सॉरी आंसर ए हो जाएगा। 15 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को ग्रामीण सौर प्रकाश योजना का शुभारंभ किया और 7 निश्चय भाग 2 के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार से कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो बिहार में जो शिक्षकों का चयन हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो टोटल 2 शिक्षक चुने गए हैं बिहार से। महोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी को और ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन को। ठीक है, अगला है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हैं चक्रमणि हिमांशु। ऑप्शन नंबर ए। 26 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया और इस आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चक्रपाणी हिमांशु को दी, जबकि राजीव कांत मिश्रा जो है ये बने हैं उपाध्यक्ष। क्या बने हैं? उपाध्यक्ष। और ये जो आपका आयोग है ये 22 सदस्यीय आयोग है। बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को कितने रुपए सालाना पेंशन दी जाती है? तो 3600 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य पति के मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली आर्थिक समस्या को दूर करना है और इसके तहत विधवा महिलाओं को हर माह 300 रुपया आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वर्ष 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि अभी देखते हैं, जिसमें कि आपको पद्म श्री दिया गया है 107 लोगों को। पद्म श्री 107 लोगों को है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, और पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को। कुल पुरस्कृत में 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी या अप्रवासी भारतीय हैं, और या फिर भारतीय मूल के लोग भी इनमें शामिल है 10 में, और 13 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। 1966 में इसे प्रतिपादित किया गया था। बिग बैंग का सिद्धांत बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग निफे कहलाता है, इसका घनत्व होता है, तो इसका घनत्व 11 होता है, 11। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग निफे का घनत्व सर्वाधिक 11 पाया जाता है, जबकि सीमा का घनत्व की बात करें तो सीमा का 2.9 से 4.7 के बीच होता है। वहीं सियाल की बात करें तो उसका 2.9 होता है। अब सूची को एक यहाँ पे मिलाना है, तो एक तरफ आपका ज्वालामुखी है और वो देश का नाम दिया है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। मोना लोआ ज्वालामुखी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है, और स्ट्राम्बोली आपका आइसलैंड में है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका, विसुवियस इटली, स्ट्राम्बोली आइसलैंड। आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मेसेटा का पठार, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में मेसेटा का पठार स्थित है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो इसमें से स्थलाकृति और गतिशील शक्ति की बात करते हैं तो स्टैक जो है ये आपका सागरीय जल है। क्या है? स्टैक सागरीय जल है। पलाया की बात करें तो ये पलाया पवन है। ड्रामलिन जो है ये हिमानी है। ड्रामलिन क्या है? हिमानी। और युवाला आपका भूमिगत जल है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, युवाला। 31 नंबर है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से औसत्य कथन की पहचान करें। पहला दिया है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। सही दिया है। तमिलनाडु में भारत की सर्वाधिक सूती मिलें हैं। ये कथन भी आपका सही है। तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण कलपक्कम परमाणु संयंत्र से मिलने वाली सस्ती बिजली है। ये कथन आपका औसत्य है। तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है, न कि वहाँ की कलपक्कम परमाणु संयंत्र। अगला ऑप्शन है, तमिलनाडु की लगभग आधी मिलें अकेले कोयम्बटूर में केंद्रित है। ये भी सही है। तो एक आपका कथन जो औसत्य होगा वो सी हो जाएगा, बाकी सभी सही है, आंसर सी हो जाएगा। मुंबई हाई भारत का एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ से तेल का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1976। वर्तमान में मुंबई हाई भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और इसका खोज 1973 में हुआ था। वहाँ से तेल का उत्पादन 1976 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और यह मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो खोज 73 में हुआ, लेकिन यहाँ से तेल उत्पादन जो 1976 से शुरू हुआ। भारत में प्रतिवर्ष वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है? 4000 घन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर। भारत में प्रतिवर्ष वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की एक समस्या नहीं है? वाणिज्यीकरण भारतीय कृषि की एक समस्या नहीं है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या जो है उसमें है मानसून की निर्भरता, फिर आपका हो जाएगा साख सुविधा का अभाव, फिर हो जाएगा भूमि सुधारों की कमी, विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव एवं
कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण इत्यादि। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सर्वाधिक मात्रा में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन करता है? अरेबिका। भारत जो है अरेबिका किस्म की खेती करता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी में। कॉफ़ी के 3 प्रमुख किस्म होते हैं, एक अरेबिका होता है, दूसरा रोबस्टा होता है और तीसरा लिबेरिका होता है। ये तीनों किस्म जो है कॉफ़ी के हैं। वहीं अगर हम बात करें उलंग किसकी किस्म है, तो ये उलंग जो है आपकी चाय की किस्म है, याद रखिएगा ये चाय की किस्म है उलंग। और कॉफ़ी की अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका ये 3 किस्म होती है और भारत में सबसे ज़्यादा अरेबिका होती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफ़ी मांग है और भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सभी वो राज्य है जहां कॉफ़ी उत्पादक ज़्यादा होते हैं, यानी सबसे आगे है उत्पादक राज्य में। निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण का कौन सा क्रम सही है? तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। खादर मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसे नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। कथन सत्य है आपका। इसका विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में होती है। ये भी कथन सत्य है। इस मिट्टी का प्रायः क्षेत्र प्रायः बाढ़ से अछूता रहता है। ये कथन आपका असत्य है। खादर मिट्टी का क्षेत्र नदियों के निचले हिस्सों में पाया जाता है और ये प्रायः बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है और ये कृषि क्षेत्र में कार्य हेतु उपजाऊ होता है और भूमिगत जलस्तर ऊंचा होता है। इस मिट्टी में चीका की अधिकता होती है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त धारा का नाम गंगा है? तो गंगा, भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। निम्नलिखित में से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है? भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ मूलतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति शीत ऋतु में भूमध्य सागर क्षेत्र से होती है। भांगड़ा नागल परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो इसे लाभान्वित राज्य आपकी अगर हम बात करें तो भांगड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और इस परियोजना से पंजाब लाभान्वित होता है, हरियाणा लाभान्वित होता है, हिमाचल प्रदेश भी और राजस्थान भी। आंसर आपका ई हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में नदी में नहीं मिलती है? बलान। बिहार के कुल 9 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा। अगला प्रश्न है, आप क्वेश्चन 41 नंबर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। बलान बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ जो है 3 कहते हैं प्रमुख नदियाँ हैं करमनासा, सोन, पुनपुन। ये सभी नदी जो हैं आपको कहाँ मिलते हैं? ये वो प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं। जबकि गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां की बात करें तो घाघरा हो जाएगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा, ये सभी हैं। तो बलान इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड का सीमावर्ती नहीं है? तो झारखंड से 9 जिला जो है वो बिहार के कुल 9 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं, जिसमें कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। जहानाबाद की सीमा झारखंड से नहीं लगती है, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की नगदी फसल नहीं है? तो सरसों बिहार की नगदी फसल नहीं है। बिहार की नगदी अथवा व्यावसायिक फसलों में गन्ना होता है, जूट है, तंबाकू, मेस्ता, फूल, मखाना, लीची, आम, केला, ये सभी है, लेकिन सरसों नहीं होगा। बिहार में बाटा कंपनी का फुटवियर बनाने का बड़ा कारखाना स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो बिहार के दीघा यानी पटना एवं मोकामा दोनों स्थान पर बाटा कंपनी के फुटवियर बनाने के कारखाने स्थित है। इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सी भी सही है और डी भी सही है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अररिया में। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है वो 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
तिनकठिया व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह बिहार के चंपारण और आसपास के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र लागू थी। गांधी जी के प्रयासों से इस व्यवस्था को समाप्त किया। 1916 से 17 में चंपारण का अधिकांश क्षेत्र केवल 3 भूस्वामित्वों के अधीन था। वर्ष 1909 में तिनकठिया व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई। असत्य कथन देखना है तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तिनकठिया ये दिया है कि तिनकठिया 1909 की व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई थी 1909 में। ये कथन आपका गलत है। तिनकठिया व्यवस्था में सुधार की कोशिश वर्ष 1908 में की गई थी और वर्ष 1916 से 17 में चंपारण का अधिकांश केवल 3 भूस्वामित्वों के अधीन आता था। ये भूस्वामी बेतिया, रामनगर, मधुबन जागीरों के मालिक थे। बेतिया के जागीर उसके विस्तृत थे, जिसमें कि 1500 गांव आते थे। किसानों की भूमि पर अस्थायी अधिकार नहीं था। वो भूस्वामियों के पट्टी पर कुल भूमि का 3/20 भाग पर खेती की शर्त लेते थे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए। 47 प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तान उस बेटे की तरह था जो अब वयस्क हो गया। अब उसे उसके ट्रस्टी या पिता से वह सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह कथन किस राजनेता का था? तो हिंदुस्तान उस बेटे की तरह था जो अब वयस्क हो गया। अब उसे उसकी ट्रस्टी या पिता से वह सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन में ये कथन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का था। हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। सोहन सिंह भखाना 1913 ईस्वी में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की थी। बाद में इसी संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी रख दिया गया और इसकी प्रथम मीटिंग में बाबा सोहन सिंह भखाना अध्यक्ष, लाला हरदयाल को जनरल सेक्रेटरी, पंडित काशीराम मरोली को कोषाध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या निम्नलिखित में से कहाँ की थी? लंदन में। मदन लाल धिंगरा ने लंदन में इंडिया हाउस के ऑफिसर करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को की थी। निम्न संगठनों में से सबसे पहले स्थापित किया गया था। सबसे पहले इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल में स्थापित किया गया था। ये 1838 में स्थापित हुआ था। बंगाल इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई है और बॉम्बे एसोसिएशन का 1852 में। तो पहले आपका यही तो होगा। राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। वहीं आरसी दत्त की रचना समाज है। आरसी दत्त की रचना समाज है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी रचना है अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो कि आप लोग काफ़ी इसका नाम सुने होंगे। गोवर्धन राम त्रिपाठी की रचना है सरस्वती चंद्र। उसके बाद फकीर मोहन सेनापति की रचना है 6 मान 8 गुनठ, मतलब 6 बीघा जमीन इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 1928 में कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली गुट इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक की शुरुआत किस राजनेता ने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1928 में कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना की थी 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट की धारणा का विरोध करना, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना और समाजवादी आधार पर भारतीय गणतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करना। जयप्रकाश नारायण सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो सबसे पहले वो असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं जयप्रकाश नारायण। 1902 में बिहार के सिताब दियारा में इनका जन्म होता है और 1921 में ये असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने पटना कॉलेज से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद अमेरिका में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए चले गए और उन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। सिताब दियारा में अभी इनकी स्टेचू बनाई गई है, जिसका कि याद होगा कि ये हमारे जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर
अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु भी कहा जाता है, राष्ट्रवाद के जनक भी कहलाते हैं, आधुनिक भारत के पिता भी कहलाते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहे जाते हैं। ये सभी नाम है जो इन्हीं का है। और यही जो है 1828 में, कब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और इनके प्रयास से ही भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 57 नंबर, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में चयन कीजिए। पाइका विद्रोह आपका हुआ था 1817 में, पाइका विद्रोह। उसके बाद आपका होता है बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह 1818 का है। नेक्स्ट बात करें अहोम विद्रोह का, तो 1828 हो जाएगा, और कुका विद्रोह 1840 का है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2134, 2134, ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच का संबंध की शुरुआत 6 जुलाई 1921 को बॉम्बे में उनके बीच मुलाकात से होती है। और सुभाष चंद्र बोस मार्गदर्शन के लिए गांधी जी के पास आए और गांधी जी ने उन्हें चित्तरंजन दास के पास भेजा था। इस प्रकार चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बन गए। अगला प्रश्न देखते हैं 59। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा था ऐसी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है? वो है जालियांवाला जनसंहार। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग जनसंहार के बाद यंग इंडिया में लिखा था कि ऐसी सरकार सम्मान के हकदार नहीं जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है। 1857 की क्रांति के देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सा तिथि निर्धारित की गई थी? तो 31 मई 1857। 1857 की क्रांति देशव्यापी शुरुआत 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, परंतु सैनिक ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई को ही स्टार्ट कर दिया था। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच संधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निर्णय शामिल नहीं था? तो देखते हैं, शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया गया। ये आपका जो है सही है। शाह आलम वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया। मुगल शासक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने का सहमत हुआ और अंग्रेज को बंगाल के राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। तो आंसर आपका जो होगा ई होगा, ई आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बिहार के पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो आर्य समाज मंदिर दानापुर में। दानापुर में बिहार का पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में स्थापित हुआ था। बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या का प्रयास किया था? 1908 की घटना याद होगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। ताना भगत आंदोलन जो है वो 1913 से 1914 के मध्य जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ होता है और इसका जिसका जो प्रभाव था वो उराव, मुंडा और संथाल जनजाति पर ज़्यादा पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे उत्साह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। बिहार में 26 जनवरी 1930 को पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन बिहार के होम रूल लीग के संबंध में सही नहीं था? तो इसमें सही नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पटना में होती है। इसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन और पूर्णाबिंदु नारायण सिंह थे। तो चंद्रवंशी सहायक और वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था, इसलिए आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा।
बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी? तो सरला देवी जुड़ी थी। ये सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग अधिवेशन में बिहार विद्यार्थी परिषद ने 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध करने का निर्णय लिया था। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार में द्विसदनीय शासन जो है वो 29 दिसंबर 1920 को शुरू होता है और इसी दौरान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का राज्यपाल बनाया जाता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे सभी व्यक्ति, श्री कृष्ण सिंह भी, अनुग्रह नारायण सिंह भी, गौरी शंकर भी और प्रियावंदा देवी भी। तो आंसर आपका ई हो जाएगा। सरदार पटेल ने 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया था? तो सरदार पटेल जो हैं इन्होंने बिहार के भागलपुर कॉलेज का दौरा किए थे। छात्रों के बुलावे पर 1920 में ये जो हैं भागलपुर के कॉलेज में आए थे। काव्य मीमांस पुस्तक के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांस पुस्तक के लेखक राजशेखर हैं। उसके बाद देखते हैं चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थान पर मिलता है? कोल्डीवा से चावल की खेती का पुराना प्रमाण मिलता है, कोल्डीवा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। गलत जोड़े का चयन करें। हड़प्पा सिंधु, सुतकोंगदादोर दंसक, रंगपुर मादर, वनाली रंगोई। देखिए इसमें जो आपका कह रहा है गलत चयन वो हड़प्पा सिंधु गलत चयन है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उत्तर मीमांस के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांस के प्रवर्तक बदरायन हैं। कौन है? बदरायन। दर्शन की गौतम की बात करें तो गौतम जो थे ये न्याय के थे, ठीक है। कपिल की अगर हम बात करते हैं कपिल की, तो कपिल की अगर हम एक मिनट कपिल सांख्य के, क्या कपिल सांख्य के थे। और जैमिनी की अगर हम बात करें तो ये पूर्व मीमांस के थे। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। नर्मदा नदी का ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख जो है 1 और 3 में, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार है और सबसे ज़्यादा बार सिंधु का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी की नीति से संबंधित था? तो अलाउद्दीन, अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने खुद और मुकदम जैसी सभी बिचौलियों को समाप्त कर दिया। भाग और घड़ी कर थे। खुम्स, युद्ध के दौरान लूटी गई लूट का हिस्सा राजा का होता था। तो इसमें से आपका आंसर ई हो जाएगा। घड़ी, भाग, खुद, खुस्म, सभी आंसर इसका है। दीवान-ए कोही की स्थापना दिल्ली के किस शासक ने की थी? तो दीवान-ए कोही की स्थापना की बात करें तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए कोही नामक एक अलग कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक शाह तुगलक वंश का संस्थापक था और आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तुल्लु वंश, सुल्लु वंश, संगम वंश, अराविडु वंश। तो सबसे पहले आपका आता है संगम वंश, फिर आता है आपका संगम वंश के बाद सालु वंश आता है, उसके बाद आता है तुल्लु वंश, फिर आता है अराविडु वंश। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा आपका। शाहजहां के शासनकाल में कौन भारत नहीं आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में फ्रेकोइस मार्टिन जो था ये भारत नहीं आया था। वार्नियर और ट्रेवनियर दोनों फ्रांसीसी और मानुजी जैसे इतालवी शाहजहां के समय ही भारत आए थे। फ्रेंकोइस मार्टिन ने पुडुचेरी में फ्रांसीसी मुख्यालय की स्थापना की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सांसद की किसी सदन का कोई सदस्य संविधान में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला किसका होता है? तो ये फैसला अंतिम राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। और इससे पहले शर्त यह होता है कि राष्ट्रपति इस तरह का निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय जरूर ले ले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ अधिकार राज्य के अधिकार को सीमित कर देते हैं, इसीलिए वो चरित्र में नकारात्मक होते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद नकारात्मक प्रकृति का है?
तो देखिए इसमें आपका 14, 15 का 1, 16 का 2, 18 का 1। कुछ अधिकार जो है राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं, इसीलिए वो चरित नकारात्मक होते हैं, जो कि अनुच्छेद मैंने बताया 14, 15 का 1, 16 का 2 और 18 का 1। तो आंसर आपका ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आंसर है, ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरा रिवलन को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 142 का अनुच्छेद 142 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तरह की डिग्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसको समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सार्वजनिक उपक्रम समिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि यह 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। आपको कथन सही नहीं है वो चुनना है। उसके बाद 1964 वाला आपका सही है। इस समिति में दोनों सदनों से चुने जाते हैं, ये भी सही है। इस सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, गलत है। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश 1964 में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति में 15 सदस्य लोकसभा से 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं और इस समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन सरोकार किस विषय से है? तो ये आपका है सहकारी समिति का गठन व कार्य संचालन से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं सदस्य जो हैं वो 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है और वह 1/3 राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। कौन? केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। क्षेत्रीय परिषद जो है एक वैधानिक यानी संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। दिया है कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वरीयता क्रम में सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आएगा, फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर कैबिनेट आएगा। तो आंसर 4, 3, 2, 1 बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो वो शामिल होगा आपका राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, अन्य व्यक्ति के सभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ता तथा पेंशन, महानियंत्रक लेखा परीक्षक का भी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कूड़ा करकट प्रबंधन जो है वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत के संविधान में जब 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया तो इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं और इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसी जरूरी विषय शामिल हैं। कूड़ा करकट प्रबंधन जो है ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका, जिसका नाम आप सुने होंगे, इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख है? अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
1773 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार के कुशासन के कारण पेश किया गया था और 73 रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनियों के कर्मचारी को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो सबसे ज़्यादा मत पर जो चुनाव का फैसला किया जाता है, ये प्रावधान आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो सबसे पहले है परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना। ये भारत के नागरिक का मूल्य कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा जांच व सुधार का भाव विकसित करना, जन संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये सभी मूल्य कर्तव्य हैं। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है इसलिए क्वेश्चन हमें छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए छोटा कर लिए, अब देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 87 का 1 होगा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान करता है, यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 85 का 2। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 85 का 2। उसके 85(2) का ख, ये क था, ठीक है। उसके बाद है भारत में संसद के किसी सदन के सत्रावसान परिणाम स्वरूप उसमें लंबित होगा, ये होगा अनुच्छेद 107। तो आंसर जो आपका करेक्ट होगा BACD, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और ठोस भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है? फ्यूजन, वाष्पीकरण, ताप वृद्धि। तापमान में वृद्धि जो है ये आपका उष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है। एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया कोई भी प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर गर्मी के रूप में अपने पर्यावरण से ऊर्जा की आवश्यकता होती है या लेती है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है। निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो सिरका के कारण नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है। सिरका एसिटिक एसिड का एक जलीय घोल है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अयस्क है? तो गैलीना जो है, गैलीना ये धातु का अयस्क है, गैलीना धातु का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है? तो सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो प्रकृति में आपका अम्लीय होगा, ठीक है। और सभी गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके संबंधित एसिड उत्पन्न करते हैं, इसीलिए। जलीय जंतु और पौधे के जीवित रहने के लिए pH सीमा आवश्यक होती है, तो वो 7.5 होती है, ऑप्शन नंबर बी। ताजे पानी के पौधे और जानवरों को जीवित रहने के लिए जल निकाय का pH मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, फ्लोरीन। ये हमारे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व है। 105 है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जियोलाइट विधि का। जियोलाइट विधि का उपयोग किया जाता है। जियोलाइट हाइड्राइड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट है जो पानी में कठोरता पैदा करने वाले आयनों के लिए प्रतिवर्तित सोडियम आयनों का आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। दाब की इकाई क्या है? कल भी इस प्रश्न को देखे थे, न्यूटन वर्ग मीटर या फिर पास्कल भी इसको कहते हैं, पास्कल। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा करके देखिएगा, प्रैक्टिकली पता चलेगा कि वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब फिजिकल देने जाते हैं तो बोलता है सांस खींचो, ताकि आपका क्या हो, वजन जो है वो रीडिंग करे।
अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, वो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो माध्यम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति और तरंग की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो आर्गन है। आर्गन के साथ आपका नाइट्रोजन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को गति के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। यदि दो बिंदुओं के माध्यम 3 कूलम्ब का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो इन विद्युतों के बीच का विभवांतर 24 वोल्ट होगा। क्या होगा, 24 वोल्ट। मान लीजिए कि आवेग आपका 3c दिया हुआ है यानी कूलम्ब दिया हुआ है। वर्ग कितना बोल रहा है, 72 जूल बोल रहा है। तो विभवांतर पूछा है तो विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q यानी कि वर्ग बटा आवेश। अब डिवाइड कीजिए 72/3 से कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट आ जाएगा। आंसर आपका 24 वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिडोबैक्टर है। तो इस प्रश्न का आंसर ये भी आपका सही हो जाएगा। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटस कहलाते हैं। ये कथन आपका सही नहीं है। उसके बाद है आपका नमकीन पानी में उगने वाला जो पौधा होता है ना उसको हेलोफाइटस कहते हैं। सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। 1, 2 और 4 ही सही है। लौंग निम्नलिखित में से क्या है। तो लौंग जो है वो कली है। क्या है, लौंग कली है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संक्रमण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए। तो सभी लंबे पौधे जो हैं वही प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो सुजाक, सिफिलिस, ट्राइकोमोनस, एड्स सभी यौन संचारित रोग हैं, इसीलिए आपका ई हो जाएगा आंसर। परासरण नियमन के प्रक्रिया में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। तो हमारा वृक्क जो होता है, वृक्क मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक अंग होता है वृक्क, और ये परासरण नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसकी गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो इसकी बात अगर हम करें तो प्याज और लहसुन के गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। मांसाहारी पौधे की पत्तियां घड़े के आकार के ही होते हैं, इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपका ये और ये दोनों है। निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रबंधन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जाता है। पपीता। कायिक प्रबंधन तकनीक द्वारा पपीता नहीं उगता है। इस विधि से उन पौधों को उगाया जाता है जिनकी जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों से विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर सके, जैसे गुलाब वगैरह हो गया, गन्ना हो गया। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो फसल जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर इसका फसल डी हो जाएगा। रक्त वर्ग का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है।
तो सर्वोत्तर डोनर जो होता है वो ए है। निम्न में से कौन सा असत्य मिलान की पहचान करे? तो देखिए, हैजा बेब्रियो कॉलेरा सही है, कुष्ठ का मैक्ट्रोबैक्टीरियम लेप्री सही है, पीत ज्वर का एडिस मच्छर सही है, स्वाइन फ्लू ये H5N1 ये गलत है। स्वाइन फ्लू का वायरस हो जाएगा आपका H1N1 और बर्ड फ्लू का वायरस ये है, ये बर्ड फ्लू का है, स्वाइन फ्लू का हो जाएगा H1N1। कंपनियों द्वारा बिना किसी शुल्क के कौन सा शेयर अपने कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है? स्वेट शेयर अपनी कर्मियों को बिना कोई शुल्क का उपलब्ध किया जाता है। अगला है 127, डिजिटल हस्ताक्षर सेवा ई साइन को औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 2005 में। डिजिटल हस्ताक्षर सेवा ई साइन को औपचारिक शुरुआत 2005 में हुई थी। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। मसाला बॉन्ड के बारे में दिया है, तो देखिए एक तो दिया है कि मसाला बॉन्ड जारी करने वाला केरल राज्य पहला है, सही है। यह ऋण पत्र है, सही है। यह रुपया में जारी किया जाता है। आपका सही उत्तर चुनना है, तो 1, 2, 3 बिल्कुल तीनों कथन आपका सही है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ने के लिए स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना है, ये कथन आपका सत्य है। उसके बाद आपको विचार करना है इस कथन पे, दैट मीन्स कि इस कथन के बारे में विचार करके क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है, तो ये आपका सही है। 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा, ये भी सही है। अगले 3 साल के दौरान 500 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, ये गलत है, क्योंकि अगले 3 साल में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत का रेल निर्माण होगा, ना कि 500 का। और अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गति शक्ति कारगल टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो 1, 2 और 4 आपका सही है। अब आगे देखते हैं 130, अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अग्निपथ योजना ये राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा। भारत में निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें शामिल नहीं किया गया मनरेगा को। मनरेगा निर्धनता उन्मूलन के लिए लाया गया रोजगार कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाना नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपकरणों में से किसके माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है? तो एक तो बैंक दर नीति से, दूसरा नैतिक प्रत्यय से और खुले बाजार प्रक्रिया से। तो 1, 2, 3 तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंद राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें से ब्याज अदायगी जो है ये मंद राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है। ब्याज अदायगी ये जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं, ये पूंजीगत व्यय में होता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, बस यही डिफरेंस है इस दोनों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो इसमें राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है, IMF ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को IMF के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय से कितना अधिक है? तो ये हो जाएगा 36,104 रुपया ज़्यादा है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपये की तुलना बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के दौरान मौजूदा बाजार मूल्य 50,555 रुपये थी। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है? अररिया नीचे से दूसरे स्थान पे है, पटना पहले स्थान पे है इनकम के मामले में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान शहरीकरण प्रतिशत कितना है? तो 500 करोड़ कहते हैं, 15.3% जो है ये शहरीकरण प्रतिशत है वर्तमान में। बिहार बजट 2022-23 के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितने राशि को आवंटित किया गया? तो 500 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है।
बिहार बजट 2022-23 में कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो इसमें कुल ब्याज अनुमानित हो जाएगा वो 2,37,69,000 सॉरी, एक मिनट, गलत पढ़ दी क्या? सही तो पढ़ रही थी। 2,37,691,019 करोड़ रुपया जो है ये व्यय अनुमानित है बिहार बजट का। अगला आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आ गया। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा 141 का। 142 का आंसर आपका डी हो जाएगा, डी 4, ठीक है। और 143 नंबर प्रश्न आगे देखते हैं। 143 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 143 का ए। 144 देखिएगा, 144 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 145 नंबर प्रश्न का आंसर भी सी हो जाएगा। और 146 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 147 का सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए डी हो जाएगा। और 149 का आपका ए हो जाएगा। 149 का ए हो जाएगा। एंड लास्ट प्रश्न है आपका 150 और इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए होंगे तो। चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट के साथ शाम में या फिर मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।